नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी फर्जीवाड़े में मंत्री के निजी सचिव समेत 7 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, एसटीएफ ने किया खुलासा। अभियुक्तों के पास से 28.32 लाख नगद और सचिवालय के 2 कूट रचित परिचय पत्र बरामद। निजी सचिव के कमरे को बनाया था पशुपालन विभाग के उपनिदेशक का कार्यालय। पूरी डील यही हुई और फर्जी वर्क ऑर्डर भी दिया। बंटी बबली के खेल में कई और की तलाश। पशुधन विभाग में करोड़ों का ठेका दिलाने के बदले इंदौर के व्यापारी से 9.72 करोड़ रुपए ऐंठने के मामले में यूपी एसटीएफ ने रविवार को पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के निजी सचिव धीरज कुमार देव, प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित, कथित पत्रकार ए.के. राजीव, पत्रकार अनिल राय, रूपक राय, उमा शंकर तिवारी और जालसाज आशीष गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इस मामले में शनिवार देर रात हजरतगंज थाने में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि पशुधन विभाग में 240 करोड़ रुपए के किसी टेंडर के नाम पर फर्जीवाड़े का जाल बुना गया। इसका शिकार बने इंदौर के व्यापारी मनजीत सिंह भाटिया को जाल में फंसाने के लिए पशुधन राज्य मंत्री के निजी सचिव के कमरे का इस्तेमाल किया गया। मंजीत को झांसे में लेने के लिए मंत्री की गाड़ी में बैठाकर उसे सचिवालय लाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आरजेडी बोली, आरक्षण को खत्म करना चाह रही एनडीए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं पर राजनीतिक पार्टियों का विरोधी स्वर उठने लगा है। इस मसले पर बिहार के तमाम सियासी दलों के नेताओं का स्वर एक जैसा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, दोनों दलों के नेता सुर में सुर मिला रहे हैं। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं की टिप्पणी पर आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने कहा कि इसके पीछे केंद्र की सत्ता जिम्मेदार है। आरएसएस, बीजेपी और उसके गठबंधन दल आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। इसी के तहत इस तरह की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि आज आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं कहा जा रहा है, कल दलितों को वोट देने से मना किया जाएगा। केंद्र की बीजेपी सरकार आरक्षण और दलित विरोधी है। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार आरक्षण के विरोध में लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू परिवार की संपत्ति पर थम नहीं रहा सियासी घमासान। सुशील मोदी के दावे पर आरजेडी कांग्रेस ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, लालू यादव की संपत्ति पर बिहार में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। लालू यादव के 73वें जन्मदिन पर जहां जेडीयू ने उनकी 73 संपत्ति का लेखा जोखा दिया था, वहीं रविवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक बार फिर लालू यादव और उनके परिवार पर संपत्ति को लेकर निशाना साधा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के सबसे बड़े जमींदार लालू परिवार 73 नहीं 141 भूखंड, 30 फ्लैट व आधे दर्जन मकानों का मालिक है। मात्र 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, इसका जवाब वे आज तक नहीं दे पाए। राबड़ी देवी पटना शहर में 43 भूखंड के अलावा 30 से ज्यादा फ्लैट की मालकिन है। तेज प्रताप 28 संपत्ति के तो मीसा भारती 23 से ज्यादा संपत्तियों की मालकिन है। वहीं अब सुशील मोदी के बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो सुशील मोदी के दावे को खारिज करे। तेजस्वी यादव बताएं कि ये संपत्ति उनकी नहीं है और सरकार को ये संपत्ति जब्त करने बोले। अगर इस संपत्ति को वो अपना मानते हैं तो चुनाव से पहले गरीबों के बीच बांट दे। वहीं कांग्रेस लालू परिवार के बचाव में आई है। एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी लालू फोबिया से ग्रसित है। एक ही संपत्ति को सुशील मोदी कितनी बार जारी करेंगे। लोगों को अब इन बातों में दिलचस्पी नहीं है। लोग तो अब ये जानना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार ने 15 सालों में क्या काम किया। व्यक्तिगत रूप से किसी पर बार बार आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी एनडीए पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद की संपत्ति बिहार की 12 करोड़ की जनता का आशीर्वाद है। हिम्मत है तो एनडीए के नेता असली मुद्दे पर आए। घिसा पिटा कैसेट बजाने से कुछ नहीं होगा। जनता अब विकास के मुद्दे पर बात करना चाहती है, रोजगार के मुद्दे पर बात करना चाहती है। जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल बोले, लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञानता से घमंड ज्यादा खतरनाक। जी हां दोस्तों,
कोरोना संकट और लॉकडाउन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक वाक्य शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि यह लॉकडाउन साबित करता है कि अज्ञानता से अधिक खतरनाक चीज केवल घमंड है। इससे पहले राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर 4 ग्राफ ट्वीट किए थे। इन ग्राफ में बताया गया था कि देश में बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन ग्राफ्स के साथ अज्ञात के नाम से एक कोड भी शेयर किया और लिखा, पागलपन बार बार एक ही काम कर रहा है और विभिन्न परिणामों की उम्मीद कर रहा है। राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किए हैं उसमें बताया गया है कि जब पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया तो देश में कोरोना के 9,000 केस थे। दूसरे लॉकडाउन में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 28,000 पहुंच गई। उसी तरह तीसरी बार जब देश में लॉकडाउन लागू किया जा रहा था तब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 45,000 थी। वहीं जब चौथा लॉकडाउन लागू किया गया तो मरीजों की संख्या बढ़कर 82,500 हो चुकी थी। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के परिणाम स्वरूप एक भयावह त्रासदी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग 2004 के स्तर पर आए पेट्रोल डीजल की कीमत जीएसटी के दायरे में लाएं। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को कम करके अगस्त 2004 के स्तर पर लाया जाना चाहिए, जब कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल थी। उन्होंने कहा कि अगस्त 2004 में पेट्रोल 36.81 और डीजल 24.16 रुपए प्रति लीटर था। एलपीजी सिलेंडर 261.60 रुपए का था, लेकिन अब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी 75.78, 74.3 और 593 रुपए में बेचा जा रहा है। सुरजेवाला ने 6 साल में पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी 23.78 रुपए और 28.37 रुपए को वापस लेने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ नागरिक आज कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं। गरीब, प्रवासी श्रमिक, दुकानदार, किसान, छोटे और मध्यम व्यवसायी और बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए लोग इस कठिन आर्थिक मंदी और महामारी की स्थिति में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जन विरोधी बताते हुए कहा कि ऐसे हालात में भी हर रोज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला जा रहा है, मुनाफाखोरी और जबरन वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4.52 रुपए और 4.64 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मई 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क केवल 9.20 और 3.46 रुपए प्रति लीटर था। इसमें पिछले 6 साल में पेट्रोल पर 23.78 रुपए और डीजल पर 28.37 रुपए प्रति लीटर का इजाफा सरकार ने किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाह की मीटिंग में कांग्रेस की मांग, सबका टेस्ट हो, संक्रमित परिवार को मिले 10-10 हजार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कोरोना से निपटने के लिए कांग्रेस ने कई अहम सुझाव दिया है। कांग्रेस ने कहा कि टेस्टिंग करना सबका अधिकार है, इसलिए सभी लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। कांग्रेस ने कोरोना प्रभावित परिवारों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले परिवारों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद करने की मांग की। साथ ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। इसके लिए नर्सिंग, मेडिकल और फार्मा कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की मदद लेने का सुझाव दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह से कांग्रेस ने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए रेलवे के एयर कंडीशन कोच के अलावा स्टेडियम, प्रदर्शनी स्थलों, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर के रूप में किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी मौजूद हैं। इसके साथ ही बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतरे कमलनाथ, भाजपा पर लगाया डर्टी पॉलिटिक्स का आरोप। जी हां दोस्तों,
सीएम शिवराज सिंह की एडिटेड वीडियो शेयर करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर करने के मामले में ट्वीट कर कहा है कि भाजपा सरकार प्रदेश में निरंतर कांग्रेस के नेताओं पर दमनकारी कार्यवाही कर अपनी विद्वेष व दुर्भावना वाली सोच को प्रदर्शित कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दर्ज हुए प्रकरण की कड़ी निंदा करता हूं। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन भाजपा प्रदेश में एक गलत परंपरा को जन्म दे रही है। भाजपा से जुड़े लोग कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ निरंतर डर्टी पॉलिटिक्स कर उनकी छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। वो एक वायरल वीडियो पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं। यदि कोई वीडियो एडिटेड है तो कार्रवाई एडिटेड वीडियो बनाने वाले के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई समझ के परे है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12 जनवरी 2020 को विपक्ष में रहते हुए कमलनाथ सरकार की शराब नीति पर बोलते हुए 1-2 मिनट 19 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया था। आरोप है कि उस वीडियो में छेड़छाड़ कर 9 सेकंड का वीडियो तैयार किया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। 9 सेकंड के कथित वीडियो में सीएम शिवराज सिंह चौहान को यह कहते हुए दिखाया गया है कि दारू इतनी फैला दो कि ये पिए और पड़े रहें। मामले ने तूल तब पकड़ा जब दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया था। इस मामले में दिग्विजय सिंह समेत वीडियो को रीट्वीट करने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के कारण बर्बादी की कगार पर गरीब मजदूर और किसान। जी हां दोस्तों, बागपत जिले के दोघड़ थाना क्षेत्र में कुसार बस स्टैंड पर कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हेमंत एडवोकेट ने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। कोरोना के समय लगा लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूर परेशान हुआ है, किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार के अचानक लॉकडाउन करने के कारण सभी प्रांतों में मजदूर फंस गए, जिन्होंने अपने घर पहुंचने के लिए बड़ी मुसीबत झेली। कई गुना खर्च कर वे अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। लॉकडाउन के कारण किसान भी परेशान हैं। गन्ना मिलों पर सरकार गन्ना भुगतान के लिए कोई दबाव ही नहीं बना पाई है। किसानों के गन्ने का भुगतान गन्ना मिल समय तो दूर की बात, मिल बंद होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण किसान आंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका सरकार व मिल मालिक लाभ उठा रहे हैं। कांग्रेस गरीब मजदूर किसान का मुद्दा उठाती रही है। कहा कि किसानों की समस्या को लेकर वे शीघ्र आंदोलन चलाएंगे। इस मौके पर बाबा आर.के. देव, रामफल, देवेंद्र सिंह, शिव कुमार फौजी, कुलदीप तोमर, राजेश, अरविंद आदि मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दंतेवाड़ा में नक्सल समर्थक होने के आरोप में भाजपा नेता समेत 2 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओवादी समर्थक होने के आरोप में एक स्थानीय भाजपा नेता और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने पीटीआई को बताया कि जगत पुजारी और रमेश उसेंडी नाम के आरोपियों को शनिवार को कथित रूप से एक हार्डकोर नक्सली को ट्रैक्टर मुहैया कराते वक्त गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि बारसूर गाँव के मूल निवासी जगत पुजारी भाजपा दंतेवाड़ा जिला इकाई के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि इस बात की सूचना मिलने के बाद की अबूझमाड़ क्षेत्र के वरिष्ठ कैडरों ने माओवादियों की इंद्रावती क्षेत्र समिति में सक्रिय मिलिशिया कमांडर इन चीफ अजय अलामी को कुछ चीजें खरीदने के लिए पैसा दिया था। पुलिस ने इसके बाद कार्रवाई करने का प्लान तैयार किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोबाइल फोन के आधार पर पुलिस पुजारी समेत कुछ संदिग्धों पर नजर रख रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत नेपाल संबंधों को लेकर तेजस्वी ने किया सरकार से ये बड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछे अपने पुराने 15 सवालों को फिर दोहराया है। साथ ही नेपाल की संसद में दिखाए गए मानचित्र में भारत के कुछ हिस्सों को दिखाने पर चिंता जताई है। केंद्र से सवाल किया है कि ऐसा क्या हुआ कि हम अपने भरोसेमंद दोस्त होते जा रहे हैं। आग्रह किया है कि केंद्र को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। तेजस्वी ने रविवार को ट्वीट करके सरकार से कहा है कि नेपाल में जो घटना हुई वह चिंता की बात है। हम बिहार वासियों का नेपाल के साथ गहरा संबंध है। ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी हमारे बीच रहा है। ऐसे में जल्द कुछ न कुछ करना चाहिए। दूसरे ट्वीट में तेजस्वी ने राज्य सरकार से वही सवाल किया है कि 15 साल में कितने उद्योग बंद हुए और कितने नए लगाए गए। बिहार के मानव संसाधन में कितना प्रतिशत राज्य में और कितना प्रतिशत दूसरे राज्यों के काम कर रहा है। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कितना पैसा दूसरे राज्यों में गया। कितने लोगों को बिहार में नौकरी मिली, इसका जिलावार और जातिवार आंकड़ा सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश का अनुमान।
पूरे महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय। जी हां दोस्तों, बिहार के उत्तर पूर्वी जिले अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा आदि में बारिश हो सकती है। इससे पहले पटना में रविवार सुबह से बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में तेज हवा के कारण आंधी तूफान की आशंका व्यक्त की है। वहीं मानसून पूरे महाराष्ट्र में सक्रिय हो गया है। मानसून देश के दक्षिणी राज्यों में पहुंच चुका है, जिसके बाद वहां बारिश का दौर जारी है। दक्षिण भारत और गोवा को पार कर अब मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका है और अगले 24 घंटे में इसके पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा के कुछ हिस्सों में पहुंचने के आसार हैं। इसके चलते आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार में मानसून का आगमन हो गया है, जिसके बाद शनिवार को किशनगंज, पूर्णिया और भागलपुर सहित पूर्वी बिहार के कुछ अन्य जिलों में मानसून की पहली बारिश हुई। राजधानी पटना में भी शनिवार रात बादल बरसे और आज भी आसमान में बादल छाए हैं। मौसम जानकारों के मुताबिक मानसून दक्षिण भारत में दस्तक दे चुका है और अब धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जून के अंत तक मानसून दिल्ली एनसीआर पहुंच सकता है। इस बीच लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। बीच बीच में हल्की बारिश की संभावना भी है। गुजरात में 5 दिन भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। गुजरात में कुछ ही घंटों में मानसून पहुंच जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।